घर के चारों तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां थी। वो सीधा लकड़ी के दरवाजे पर जंग आलूद ताला लगा हुआ था, जो मुझे चीख चीख कर यह बता रहा था कि बरसों से या शायद सदियों से इसको नहीं खोला गया। दीवारों का प्लस्तर भी जगह जगह से उखड़ा हुआ था और मैं 2000 गज के बने हुए इस खंडर को बड़ी हैरानी से देखे जा रही थी। मैं सड़क पर खड़ी हुई अपनी उस दोस्त के घर को तके जा रही थी। अभी चंद दिन पहले तक तो ये घर निहायत आलीशान और निहायत खूबसूरत था, लेकिन अब मुझे अपनी आंखों पर यकीन न हो रहा था। मैं बिल्कुल सड़क किनारे खड़ी थी और मेरे आसपास अब भी गाड़ियां गुजर रही थी। ये वही घर है। मेरा दिमाग मानने को तैयार नहीं था। मेरा दिल कर रहा था कि एक दफा फिर मैं इस घर के अंदर जाऊं। हो सकता है शायद ये मेरा वहम हो, मगर हकीकत मेरी नजरों के आगे थी। मैं चाहकर भी इसको झुटला ना पाई और बेहिस्सो हरकत से खड़ी देखती रही, मानो मेरे दिल और दिमाग में सवालों की एक जंग चल रही थी। मेरी और निदा की फ्रेंडशिप फेसबुक पर हुई थी। एक दिन जब मैं यूं ही अपने ख्यालों में बैठी हुई फेसबुक चला रही थी तो अचानक मेरी नजर एक प्रोफाइल पर पड़ी, जिस पर एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर लगी हुई थी। उस लड़की की मुस्कुराहट ने मुझे ऐसा माइल किया कि मैंने बिना सोचे समझे उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। बस यूं ही हमारी दोस्ती ने जन्म लिया। उसने मुझे बताया कि उसका एक छोटा भाई भी है और उसकी अम्मी जो कि बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन जब भी मैं उसके बाबा के बारे में सवाल करती तो वो अक्सर टाल दिया करती। मैंने महसूस किया कि वो अपने अब्बू के बारे में पूछने पर अक्सर कतराती है। मैंने एक दो बार कोशिश तो की, मगर आखिरकार मैं समझ गई कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती। मैं सोचती थी कि शायद उसके अब्बू ने उसकी अम्मी को तलाक दे दी हो, या हो सकता है शायद वो मर चुके हों। खैर, मुझे इन बातों में कोई खास दिलचस्पी न थी। मुझे तो निदा अच्छी लगती थी। वो बहुत प्यारी, नर्म दिल और खुश मिजाज लड़की थी। अक्सर हम एक दूसरे के घर आया जाया करती थी और घंटों लान में बैठकर हम गप्पे हाँका करती। हम दोनों दोस्तों को मूवीज देखने का भी बहुत शौक था, जबकि निदा हमेशा हॉरर मूवीज देखा करती थी और मैं अक्सर हैरान होकर उससे पूछती और सोचती भी थी कि क्या इसको डर नहीं लगता। उफ मेरे खुदाया, इतनी खौफनाक फिल्में तुम अकेले कैसे देख लेती हो? मैं अक्सर निदा से यह सवाल किया करती थी। मेरा यह सवाल सुनकर उसके लबों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट एक लम्हे को तो जाहिर होती और दूसरे ही लम्हे वो हंसकर बात को टाल दिया करती थी। आज भी जब मैं उसके घर गई तो वो कोई हॉरर फिल्म देखने में मशगूल थी। अरे यार निदा, ये क्या कर रही हो? अचानक से मेरी आवाज सुनकर उसने किसी बदरूह की तरह गर्दन फेरते हुए मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों की फुतलियां उस वक्त गुस्से से फैल रही थी। ये देखकर मैं डर गई और मेरे कदम वहीं साकत हो गए। निदा, खैर तो है? आज तुम लान में अकेली बैठी हो। वो उस वक्त अपने बालों को खोली अपने लैपटॉप पर कोई हॉरर मूवी देख रही थी, जैसे उसे मेरे आने की कोई उम्मीद न थी। वो बस हैरत भरी नजरों से मेरी तरफ देखे जा रही थी और अब उसकी ये हालत देखकर मैं भी खौफजदा थी। मैं बस सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखे जा रही थी। निदा, खैर तो है? तुम ठीक तो हो ना? क्या हुलिया बनाया हुआ है? मैंने एक सांस में उससे कई सवाल किए, मगर वो काफी देर तक हैरत भरी नजरों से मेरी तरफ देखती रही। फिर अचानक एकदम वो नॉर्मल हो गई और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। तौबा है यार, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। मैं हंसते हुए उससे मुखातिब हुई। तुम तो मुझे कोई आसारे कदीमा की बूढ़ी रूह लगती हो। मेरी ये बात सुनते हुए उसका सर एक तरफ ढलक गया। वो बस अपना सर एक तरफ झुकाए कुछ बड़बड़ाए जा रही थी, लेकिन मैं उसकी कोई भी बात समझ ना पाई। फिर वो एकदम खिलखिलाई। अच्छा, तो मैं तुम्हें कोई बदरू लगती हूँ? अच्छा हुआ कि तुमने मुझे पहचान लिया। वो एकदम से चेयर पर से उठ के मेरे पीछे भागी। ये देखकर मैं वाकई खौफजदा हो गई और भागने के लिए जैसे ही पलटी, उसने हाथ बढ़ाकर मुझे दबोच लिया। खौफ के मारे मेरे मुंह से एक चीख निकल गई। मेरी चीख सुनकर वो और भी जोर जोर से कहके लगाने लगी। अरे पागल, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो वाकई डर गई हो। वो हंस हंस कर लोटपोट थी और मेरी खौफ के मारे जान निकल रही थी। ये कैसा भोंडा मजाक है? मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा। अरे बाबा, नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही तुम्हें डरा रही थी। तुम ये बताओ, इतने दिन कहाँ रही और मेरे घर क्यों नहीं आई? 2 दिन से कॉलेज में भी मैं तुम्हारा वेट कर रही हूं।
क्या अपने दोस्तों को ऐसे भूल जाया करते हैं? नहीं यार, घर में बहुत काम था और अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं कॉलेज 2 दिन ना आ सकी। आज कुछ वक्त मिला तो सोचा तुम्हारी तरफ चक्कर लगा लूं। मगर यहाँ आकर मैं क्या देखती हूँ कि मेरे सामने तो एक डाइन बैठी थी। ये कहकर हम दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी और खूब गप्पे लगाईं। अगले दिन जब हम कॉलेज पहुंचे तो हाफ टाइम में मैं और निदा दोबारा मिली। निदा मुझे काफी दुखी और अफसुर्दा लगी, लेकिन मैंने उससे कोई सवाल करना मुनासिब न समझा। आओ निदा, कैंटीन चलते हैं, कुछ समोसे और चाय हो जाए। यार मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैंने बेसाख्ता निदा से कहा। उस दिन कैंटीन में भी निदा ने कुछ न खाया, वो बस किसी सोच में गर्क रही। जब मैं घर वापस आई तो काफी देर तक यही सोचती रही। अचानक अम्मी मेरे कमरे में दाखिल हुई। अम्मी, मेरी दोस्त निदा कितनी प्यारी है और अब भाई के लिए सारे जहान की लड़कियां ढूंढती फिर रही हैं। बस भैया की शादी निदा से कर दें, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और आप भी कई मर्तबा उससे मिल चुकी हैं। मैंने अम्मी को आता देखकर एक ही सांस में सारी बातें कह दी। मेरी बात सुनकर अम्मी एकदम चौंक उठी। हाँ हाँ बेटा, लड़की तो बहुत सुलझी हुई है और प्यारी भी है, लेकिन बेटा शादी ब्याह के मामलात में सिर्फ लड़की नहीं देखी जाती, बहुत कुछ देखा और सोचा जाता है। तुम खुद बताती हो कि वो अपने अब्बा के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती और ना ही उसकी अम्मी किसी से मिलती हैं। तुम उनके घर 10 दफा गई हो, मगर तुम्हारी मुलाकात उनसे 2 बार हुई है। खानदान कैसा है, लोग कौन है, कुछ भी तो पता नहीं। अम्मी ने अपनी कलाई में कंगन को हरकत देते हुए कहा। अम्मी, मुझे लगता है कि उसके अब्बा अच्छे आदमी नहीं रहे होंगे, उसी की वजह है कि शायद उसकी अम्मी अकेली रहती हैं। एक बार मैंने उससे पूछा था, लेकिन उसका ननिहाल और ददियाल दोनों यहाँ नहीं रहते। खैर, आप बात तो आगे बढ़ाएं, खानदान भी देख लेंगे, मैंने अम्मी को फैसला सुनाते हुए कहा। अच्छा बेटा, खैर अभी तो मैं जा रही हूँ, नसीब में हुआ तो हम उनके घर भी जरूर चलेंगे। वैसे लड़की तो बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। अम्मी ने कमरे से बाहर निकलते निकलते मेरे कंधों पर हाथ रखते हुए मोहब्बत से कहा था। अगले रोज हमारा केमिस्ट्री का पेपर था। कुछ सवालों पर निदा मुतमईन नहीं थी और कुछ जगहों में मैं भी परेशान थी। सो निदा ने कहा कि वो गाड़ी भेज रही है और फिर हम दोनों कंबाइंड स्टडी कर लेंगे। यूं उस वक्त निदा के कमरे में बैठे हम दोनों सवालात हल कर रही थी। क्या कर रही हो निदा? अचानक निदा का भाई शकील क्रिकेट बैट हाथ में लिए हुए कमरे के अंदर दाखिल हुआ। तुम्हें नजर नहीं आ रहा, हम केमिस्ट्री के पेपर की तैयारी कर रही हैं, चलो जाओ बाहर जाकर खेलो। मैंने तुमको मना किया था ना कि जब हम पढ़ रही हो तो हमें डिस्टर्ब ना किया करो। अरे यार निदा, छोड़ो, तुम्हारा छोटा भाई है। आओ आओ शकील, हमारे साथ बैठो। मैं उसके छोटे भाई से मुखातिब हुई। बस मेरी और निदा की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। अगर वो मेरे घर ना आती तो मैं उसके घर पहुंच जाया करती थी। मुझे वैसे भी निदा का घराना पसंद था। एक अम्मी, एक भाई, खूबसूरत गोल बरामदों वाला बड़ा सा बंगला, साफ सुथरा लान। गर्ज ये कि उसके घर की हर चीज अनोखी थी। घर की खिड़कियों पर सफेद जाली के पर्दे हर वक्त लहराते रहते थे। एक अजीब खूबसूरत और मुअत्तर किस्म का माहौल था। पूरे घर में गुलाब की खुशबू महकती रहती थी। मैं जब भी उनके घर जाती तो खाना टाइम पर तैयार होता था। उनके खाने की मेज हमेशा लजीज खानों से सजी रहती थी। उसकी अम्मी इंतहाई शगुफ्ता और धीमे लहजे में बात करने वाली खातून थी। इतने बड़े घर में जब हम खेलने के लिए अक्सर गुम हो जाया करते तो उसकी अम्मी परेशान हो जाती। वो बहुत ही सेंसिटिव किस्म की औरत थी। मैं अक्सर निदा से सवाल किया करती थी, यार तुम्हारी अम्मी तो इतनी हसास है, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम्हें कॉलेज कैसे भेज देती हैं। मेरी ये बात सुनकर निदा हंस पड़ी। अरे यार, मैं अम्मी को कमी महसूस नहीं होने देती, मैं बैक वक्त कॉलेज में भी होती हूँ और घर में भी। ये कहकर वो हंसने लगी। क्या मतलब? मैं एकदम चौंक गई। फिर उसने हंसते हुए मेरी कमर पर एक थप्पड़ जड़ दिया। अरे पागल, ऐसा भी हो सकता है क्या? मेरा मतलब है मैं कॉलेज होती हूँ तो मेरी तस्वीर तो घर में लगी होती है ना। अम्मी मेरी तस्वीर को देखकर ही काम चला लेती हैं। ये कहकर वो फिर खिलखिलाने लगी। एक दफा यूं हुआ कि निदा कई रोज कॉलेज ना आई। उस रोज जब वो कॉलेज ना आई तो मैं कॉलेज से सीधा उसके घर चली गई।
निदा की अम्मी, जिनको मैंने कभी लान में नहीं देखा था, जो निहायत शाइस्ता और धीमे लहजे में बोलने वाली औरत थी, वही निदा की अम्मी हाथ में कुल्हाड़ी उठाए चीख रही थी। उनके सामने एक बहुत ही सोबर पर्सनैलिटी वाले साहब और एक मिडिल एज खातून थी, जो देखने में काफी ग्रेसफुल लग रही थी। वो दोनों ही निदा की अम्मी के सामने हाथ जोड़ जोड़कर माफी मांग रहे थे और कह रहे थे कि हम सब मिलकर रहेंगे, आइंदा तुमको हमसे कोई शिकायत ना होगी। निदा की अम्मी एक लफ्ज सुनने को भी तैयार न थी। वो मंजर देखकर मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने अब एक कदम उनकी तरफ बढ़ाया तो वो उस कुल्हाड़े से मेरे भी 2 टुकड़े कर देंगी। वो उस वक्त शदीद गुस्से में थी, लेकिन जैसे ही मैं उन लोगों के करीब पहुंची तो मुझे देखकर वो खामोश हो गई। मुझे देखकर उनका गुस्सा एकदम से छट गया और वो एकदम शफकत भरे लहजे में मेरी तरफ देखते हुए बोली, आओ बेटा, अंदर आ जाओ, तुम दरवाजे पर ही क्यों रुक गई हो? लेकिन उस वक्त मैं एक हिप्नोटाइज सी कैफियत पे खड़ी हुई थी। उनके बुलाने पर मैं डरते डरते अंदर दाखिल हुई। वो मुझे लेकर अंदर कमरे की जानिब बढ़ी। मैं पीछे मुड़ मुड़ कर बाहर लान में उस आदमी और औरत को देख रही थी। अंदर पहुंची तो मुझे सामने चेयर पर बैठी हुई निदा नजर आई। आओ यार, बैठो मेरे पास। वो काफी अफसुर्दा नजर आ रही थी। यार, एक्चुअली मेरे अब्बू ने दूसरी शादी कर ली, उसने उदासी भरे लहजे में मुझसे कहा। ओ यार निदा, तुम परेशान ना हो, अल्लाह पाक तुम्हारी परेशानियों और तकलीफों को दूर कर देंगे। खैर, मुझे भी ये देखकर दुख हुआ। मैंने निदा को तसल्ली देते हुए कहा। उस दिन हम दोनों बोझल दिल के साथ बैठी रहीं। मेरे दिल में निदा के लिए मोहब्बत और हमदर्दी बढ़ रही थी। मुझे जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि बड़े बड़े घर और शानदार गाड़ियां खुशियों की जामिन नहीं हुआ करती। निदा की अम्मी का ये रूप देखकर आज मैं थोड़ा घबरा जरूर गई थी, लेकिन मैं अपने जहन में ये भी सोच रही थी कि जो औरत सारा काम खुद करती हो और घर के हर मामले को अच्छी तरह से खुद ही सॉल्व करती हो, तो उसके शौहर को ऐसा ना करना चाहिए। वरना मैंने तो आज तक कभी उनको ऊंची आवाज में बात करते हुए भी नहीं देखा। अगले दिन मैंने अम्मी से फिर जिद की, अम्मी आप एक बार चलें तो सही। आपने निदा को देखा है, वो कितनी प्यारी है और हमारे साजिद भाई के लिए तो एकदम परफेक्ट है। मेरी ये बात सुनते हुए साजिद भाई भी घर में दाखिल हुए। मैंने शादी के लिए जिसे देखना था उसे देख चुका हूं। साजिद भाई ने मेरी बात काटते हुए कहा। क्या मतलब? साजिद भाई की बात सुनकर अम्मी और मेरे मुंह से बेसख्ता निकला। अम्मी एक लड़की है, मैं नहीं जानता उसका नाम क्या है, वो कौन है, लेकिन 6 माह हो गए हैं वो इत्तफाकन हर जगह मुझसे टकरा जाती है, कभी रास्ते में, कभी शॉपिंग मॉल में, तो कभी बैंक में। और बस न जाने मुझे ऐसा क्या हो गया है कि मुझे लगता है कि मैं उसके बिना न रह पाऊंगा। शायद मुझे उससे मोहब्बत हो गई है, लेकिन मैं उसका नाम तक नहीं जानता। लेकिन हाँ, आज मैंने उसे फॉलो किया और उस लड़की का घर देख लिया है। अम्मी, मैं चाहता हूँ कि आप उसके घर जाएं और मेरी शादी उसी लड़की से करा दें। अम्मी और मैं खामोश और हक्के बक्के साजिद भाई का मुंह तके जा रहे थे। मैं सांस रोके साजिद भाई की अजीबोगरीब मोहब्बत की कहानी सुन रही थी। एकदम अम्मी बोल उठी, ना अता ना पता, ना जान न पहचान, ना जाने कौन है, कैसी है, हम कैसे उससे तुम्हारी शादी कर दें। आखिरकार अम्मी ने खामोशी तोड़ दी। मैं तो निदा को अपनी भाभी बनाने का सोच रही थी, मगर साजिद भाई कितने गहरे निकले। मुझे दिल ही दिल में उस अनदेखी लड़की पर गुस्सा आ रहा था। लो निदा, मौसूफ ने तस्वीर भी ले ली है। अम्मी ने भैया का मोबाइल मेरी तरफ बढ़ाया। मैं नहीं देख रही थी। मैंने बेजारी से जब मोबाइल पर एक नज़र डाली तो हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो तस्वीर निदा ही की तो थी। साजिद भाई तो मुझसे भी तेज निकले। ये देखकर मेरी खुशी की इंतहा न रही। जिसे मैं अपनी भाभी बनाना चाहती थी वही साजिद भाई की पसंद भी थी। अगले रोज मैं डायरेक्ट निदा के पास जा पहुंची और निदा से साजिद भाई के लिए बात की। निदा ये मेरी बात सुनकर उछल पड़ी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? शाजिया, ये कैसे हो सकता है? निदा मेरी बात सुनकर परेशान हो गई थी। क्यों, क्या हो गया है निदा? तुम मुझे, मेरी अम्मी को और गर्ज ये कि मेरे भाई को भी पसंद हो। मैं अपनी अम्मी के साथ तुम्हारे घर आना चाहती हूँ ताकि तुम्हारी अम्मी से रिश्ते की बात की जा सके। ये नामुमकिन है शाजिया, तुम नहीं जानती मैं शादी नहीं कर सकती। अम्मी तो मेरा घर से निकलना भी मुनासिब नहीं समझती।
पता नहीं कितनी मिन्नतों और समझतों के बाद उन्होंने मुझे तुमसे दोस्ती करने की इजाजत दी। अगर उनको तुम्हारे इस इरादे का इल्म हो गया तो हमारी दोस्ती खत्म समझो। यार निदा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्यों नहीं हो सकती शादी? अरे मेरी बहन, तुम तो इस दुनिया में रहती हो ना, शादी तो होगी ना आखिर तुम्हारी। मैं हंसते हुए बोली। निदा चंद लम्हों तक साकत निगाहों से मुझे देखती रही और फिर खामोशी से उठकर चल दी। वो मुझसे कुछ भी ना बोली थी और मैं वहां से उठकर सीधा अपने घर आ गई थी। अगले रोज मैं, साजिद भाई और अम्मी तैयार होकर गाड़ी में बैठ गए। हम लोग निदा के घर जाने को तैयार थे। हम तीनों ने फैसला कर लिया था कि सीधा उनके घर जाकर ही रिश्ते की बात करेंगे। हो सकता है शायद निदा की अम्मी मान जाएं। तकरीबन 15 मिनट का सफर करने के बाद हम निदा के घर के सामने जा पहुंचे। लेकिन ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। वहां अब एक अजीमोशान घर की बजाय एक खंडर था। मैं कभी घर के मुकफ्फल बोसीदा दरवाजों को देखती और कभी हैरान खड़ी अम्मी और साजिद भाई को। यही घर तो था। हाँ, यही घर था। मैंने अम्मी को यकीन दिलाना चाहा। मेरी बात सुनकर साजिद भाई भी अचानक बोले, हाँ घर तो यही था, मगर ये तो खंडर है। वो भी हैरान और परेशान मेरे साथ खड़े हुए थे। अम्मी हैरानी और गुस्से से हम दोनों की तरफ देख रही थी और हम दोनों बहन भाई बड़ी शर्मिंदगी से अम्मी को अपनी बात का यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे। बेरब्त ऊंची ऊंची झाड़ियां, सतूनों का उखड़ा पलस्तर, अंदर दरवाजे के आगे गिरा दरख्त जो ये साबित कर रहा था कि यह दरवाजा बरसों से नहीं खुला। तेज हवाओं के सबब अजीब पुरस्रारियत पैदा करते लहराते ऊंचे ऊंचे दरख्तों का झुंड मानो हमारा मुंह चिढ़ा रहा था। मेरे जहन में वो तमाम सारी बातें एकदम से घूमने लगी कि अभी कल की ही तो बात है। नरम सोफों पर आतिशदान के करीब बैठकर हम घंटों गप्पे लगाया करती थी। हम अभी इन्हीं ख्यालों में थे कि एक साहब हमारी तरफ चलते हुए आए जो शायद इसी मोहल्ले में रहने वाले थे। खैरियत है, आप लोग यहाँ खड़े हैं, मैं काफी देर से आपको देख रहा हूँ। उन्होंने हमारे पास आकर पूछा। यहाँ मेरी दोस्त रहती है, मैंने बुखलाए हुए लहजे में जवाब दिया। मेरी ये बात सुनकर वो अंकल मुस्कुरा दिए। बेटा, ये घर तो बरसों से वीरान पड़ा है। हम अपने बाप दादा से सुनते आए हैं कि ये घर आसेब ज़दा है। रातों को यहाँ हंसने खेलने की और कभी कभी मियाँ बीवी के लड़ने की आवाज़ें आती हैं और ये आवाज़ें सारा मोहल्ला भी सुनता है। मगरिब के बाद तो कोई इस घर के सामने से गुजरता भी नहीं। और आप कह रही हैं कि कल शाम? नहीं अंकल, मैं कल शाम तो यहाँ आई थी। मेरी ये बात सुनकर अंकल फिर हंसने लगे। बेटा, मुझे तो आपकी दिमागी हालत पर कुछ शक हो रहा है। ये कहकर वो वहां से चले गए और हम तीनों चुप करके गाड़ी में बैठ गए। हमें कुछ भी समझ ना आ रहा था। गाड़ी निकालते हुए मैंने एक आखिरी नजर निदा के घर की तरफ डाली जहां अब एक बहुत बड़ा खंडर था। हम उदास और बोझल कदमों से अपने घर वापस आ गए। उस रात 11 बजे के करीब हमारे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अम्मी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने निदा खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैंने अम्मी को आवाज देकर पूछा, अम्मी कौन है? बेटा, निदा आई है, अम्मी ने जवाब दिया। मैं एकदम से चौंक कर अपने बिस्तर पर से उठ पड़ी। देखा तो वाकई निदा हमारे घर आ चुकी थी। उसे देखकर मैं एकदम खुश हो गई और भाई भी मुस्कुराने लगे। मगर रात के इस वक्त वो भला हमारे घर कैसे आ सकती थी? मैंने सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखते हुए उसे मुखातिब किया। वो मेरे पास आकर बैठ गई थी। अम्मी और साजिद भाई भी हमारे पास मौजूद थे। वो भी निदा के इस वक्त आने पर हैरान और परेशान थे। सबकी नजरें निदा पर मरकूज थीं। अचानक एकदम से निदा बोल उठी, शाजिया तुम घबराना नहीं, लेकिन मैं तुम्हें आज एक हकीकत बताने आई हूं। हमें मरे हुए एक जमाना हो गया है। हम सब लोग अपने घर में बड़ी खुशी से रहते थे। हमारा घराना एक मिसाली मोहब्बत का घराना था। मेरे अब्बू मेरी अम्मी को बेहद चाहते थे। फिर न जाने क्या हुआ कि हमारे घर को किसी की नजर लग गई। अब्बू का किसी के साथ अफेयर चल गया और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। ये घर मेरी अम्मी का था। अम्मी को जब ये बात पता चली तो उनको सख्त सदमा पहुंचा। उन्होंने अब्बू की बेवफाई का जवाब इस तरह दिया कि उनसे हर किस्म का ताल्लुक ख़त्म कर लिया और अब्बू ने भी हमको छोड़ दिया। मैं अपनी अम्मी का दुख एक बेटी की हैसियत से अच्छी तरह से समझ सकती थी। अम्मी हमारे बाद बाप और माँ
दोनों बन गई। कुछ अरसे के बाद अब्बू को एहसास हुआ और उनको अम्मी की कदर का अंदाजा हुआ, लेकिन अम्मी किसी किस्म का समझौता करने को तैयार न थी। अब्बू ने हमारी कस्टडी के सिलसिले में कोर्ट का रुख किया और कोर्ट ने अब्बू के हक में फैसला सुना दिया। अम्मी तो जैसे ये फैसला सुनकर पागल ही हो गई। वो रात कयामत की थी। ना तो अम्मी हमारे बगैर रह सकती थी और ना हम उनके बगैर। अम्मी ने दूध में जहर मिलाकर हमें भी पिला दिया और खुद भी पी गई। हम बाप के घर जाने की बजाय मौत की आगोश में चले गए थे। किस्मत देखो, सुबह जब अब्बू खुशी खुशी अपनी दूसरी बीवी और सास के साथ हमको हमारी अम्मी से छीनने आ रहे थे, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो भी सब मर गए। हमारे जिस्म तो बज़ाहिर उस घर से निकलकर मनो मिट्टी तले जा दबे, लेकिन ज़माना गुजरा, आज भी हम उस घर में रहते हैं। सर्दियों की शामों में अम्मी चिकन सूप बनाती हैं और गर्मी की दोपहरों में हम तीनों खेलते हैं। हम आज भी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। उस दिन जो तुमने हमारे घर में देखा तो वो मेरे अब्बू और उनकी दूसरी बीवी की रूहें थी। वो आज भी हमारे सामने गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन अम्मी ने कभी उनको घर में दाखिल नहीं होने दिया। उनकी रूहें भटकती रहती हैं, लेकिन अम्मी उन्हें माफ करने को तैयार नहीं। हमारी रूहें आज भी उस खंडर में रहती हैं। बस वही तो हमारा घर था, खुशियों भरा घर। न जाने उसे किसकी नजर लग गई। तुम मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हो, शायद मैं इसीलिए वापस आई और तमाम हकीकत तुम्हें बता रही हूं, ताकि तुम्हारे दिल में कोई मलाल ना रह जाए। तुम साजिद की शादी किसी बहुत अच्छी सी लड़की से करना। अब मैं वापस जा रही हूं। शायद कभी अब उस घर से बाहर ना निकल सकूं, लेकिन हाँ, एक जमाने के बाद भी मुझे एहसास हुआ मोहब्बत बाकी है। ये कहकर निदा वहां से उठी और पलटकर बाहर जाने की तरफ मुड़ी। मेरा दिल चाहा उससे लिपट कर रो लूं, उसको रोकूं, मगर मैं उसे छू ना सकी। जाते हुए वो गेट के करीब रुक गई और उसने पलटकर हम सबकी तरफ एक आखिरी नजर से देखा, मानो हमें अलविदा कह रही थी। और दूसरे ही लम्हे वो हवा में तहलील हो गई। उसके वजूद को हवा में तहलील होता देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे रोता देखकर मेरी माँ भी रोने लगी और साजिद भाई भी। निदा जा चुकी थी और हम पुरनम आंखें लिए दरवाजे की जानिब देख रहे थे। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।